हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राधिका शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केम स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइंस का थर्ड चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th का जो 5th चैप्टर था उसी चैप्टर का आगे हम लोग को पढ़ना है, उसी को थोड़ा और एक्सपेंड किया है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी और आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आप क्या करते हो, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया है इस चैप्टर में। हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स का हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, तो अगर आपको सारे का पूरा का जो टेबल है उसका पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है, ट्रेंड्स पता चल जाएंगे कि एटॉमिक मासेस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी, इन सब का ट्रेंड अगर आपको एक बार पता चल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट फास्ट रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट स्लो रिएक्ट करता है। तो वो सारे कंपैरिजन आप पीरियोडिक टेबल से कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्लास 10th में था जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था कि पहले जो अरेंजमेंट है वो किसी साइंटिस्ट ने दिया, फिर दूसरा वो फेल हो गया तो एक नया अरेंजमेंट आया। ठीक है, तो सबसे जो पहले था, ये जितने भी साइंटिस्ट थे उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो अरेंजमेंट था वो था मेटल एंड नॉन मेटल के अकॉर्डिंग, जो बहुत सिंपल अरेंजमेंट था और ज़्यादा यूजफुल नहीं था। क्योंकि देखो, आप अगर मेटल और नॉन मेटल में अरेंज कर रहे हो तो दो ग्रुप में सोचो एलिमेंट्स कितने ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसमें एलिमेंट में अगर आप एक कर दिए एक साइड मेटल, तो उस मेटल में बहुत सारे मेटल्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड जो आपका क्लासिफिकेशन था वो था डोबेरेनस ट्रायड। ठीक है, ट्रायड क्या था कि थ्री एलिमेंट्स का हम ग्रुप बनाते थे, है ना, और एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती थी, सेम होती थी। ये भी फेल हो गया। ठीक है, इतना ज्यादा यूनिवर्सल नहीं था, सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, इसलिए ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ, यूजफुल नहीं हुआ हमारे लिए, ये फेल हुआ। उसके बाद फिर किसी ने ट्राई किया, नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्टेव्स बोल रहे हैं। जो 8th वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। जैसे अगर हम लोग हिंदी म्यूजिकल नोट्स लेते हैं, सा रे गा मा प ध नि सा, तो आप देखोगे सा से स्टार्ट किए और लास्ट वाला क्या है, सा है ना। तो जो 8th नोट है म्यूजिक का वो फर्स्ट नोट के सिमिलर है। तो न्यूलैंड ने भी ये कहा कि अगर हम लोग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी उतना यूजफुल नहीं था, ये फेल हो गया। उसके बाद आपका आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन सबसे अगर अपन कंपेयर करें तो मेंडलीव का यहाँ पर जो टेबल था वो काफी अच्छा था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करी, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे। ठीक है, उन्होंने सारे एलिमेंट्स लिए, सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, सबकी प्रॉपर्टीज नोट की, और उसके बाद जो अरेंजमेंट किया वो मासेस और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, एक तो अगर एलिमेंट सेम ग्रुप में है तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, और उस ग्रुप में अरेंजमेंट कैसा होगा, जो सबसे हैवियर होगा वो सबसे कहाँ पर होगा, बॉटम पे होगा, और जो सबसे लाइटर होगा कहाँ पर होगा, सबसे टॉप पे होगा। तो उन्होंने ऐसा सारा अरेंजमेंट किया। मैं इसके डिटेल स्टडी में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो आप 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, हम लोग को मेन जो फोकस करना है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे करना है, जो अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जिसको अपन फॉलो करते हैं। तो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्लासिफिकेशन होगा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइंटिस्ट थे हेनरी मोजेले, उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जब ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आया था, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल आए थे, वो बहुत पहले की बात है, तब हम लोग को एटम्स के स्पेक्ट्रम, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एटॉमिक नंबर भी उतना नहीं पता था, किसी टाइम पे कहीं पे आपको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत पहले का था बाकी सबका। उस टाइम पे इतनी सारी जो थ्योरीज अभी अपन पढ़े, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े, हम लोग पढ़े आपका बोर्स मॉडल पढ़े, ये जो भी जितने भी मॉडल्स थे, ठीक है, उससे अगर अपन कंपेयर करें तो हेनरी मोजेले को बहुत सारा कुछ पता चल गया था थ्योरी,
देगा कि अगर हम लोग किसी एलिमेंट है इसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर सब फेंक के मार रहे हैं, मतलब आप तो पकड़ नहीं सकते ना, अपन उसको क्या कर रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट करा रहे हैं, एकदम हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस मेटल सरफेस से, ये जो भी एलिमेंट है इसके सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है। तो अपन देखते हैं कि ये क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, एक्स रेज, ठीक है, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, एक्स रे एमिट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एक्स रेज एमिट कर रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो वहां पे अपन अलग अलग एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्या करें, स्ट्राइक करा के, कोलाइड करा के देखें, तो सारे एलिमेंट्स एक्सरे क्या कर रहे थे, एमिट कर रहे थे, और सबके में एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ठीक है, वो डिपेंड कर रही थी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही थी किस पे, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे। तो हेनरी मोज़ले को ये लगा कि एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो मास से ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने मेंडलीव का वो जो पूरा अरेंजमेंट था, वो अरेंजमेंट मॉडर्न पीरियड टेबल में पूरा बहुत हद तक सेम है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने ये चेंजेस किया कि वहां पे एटॉमिक मास की जगह हटा के उन्होंने क्या रख दिया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और हेनरी मोज़ले ने एक लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ, which says properties of the element is the periodic function of their atomic number, ठीक है। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या होगा कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है वो रिकर होंगे, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ एटॉमिक नंबर ही काफी नहीं है, जब आप अरेंजमेंट करते हो ना, आपको ये पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग ये टेबल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हेनरी मोज़ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे डिपेंड कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप देखोगे कि ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का, पीरियड्स का, जो कॉलम और रो बने हुए वो बने हुए हैं किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स में उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। जैसे देखते हैं टेबल ये बना कैसे। अच्छा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख लो, यहाँ पे एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, इसको हम लोग टेबल पे सबसे ऊपर रखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। सेकेंड जो एलिमेंट होगा हीलियम, इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। थर्ड एलिमेंट इज लिथियम, लिथियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ठीक है। मैं सिर्फ लास्ट सेल का लिख रही हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, ठीक है। देन बेरिलियम 2s2, 1s1 था, इसका क्या था, इसका 1s1 2s1, 1s2 2s1, इसका 2s2। इसके बाद आपका आता है बोरोन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, ठीक है। देन कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन
2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5, देन नियॉन 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बन गया फर्स्ट जो रो है, ये हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब सेकेंड रो में 8 एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, नियॉन के बाद आता है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर 3s1, तो वो यहाँ आता है सोडियम 3s1, देन मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, सिलिकॉन 3p2, फॉस्फोरस 3p3, देन सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5, ऑर्गन 3p6। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न क्या है? देखो, पैटर्न ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका सेम है वो सिमिलर ग्रुप में है, सेम ग्रुप में है। ठीक है, जैसे 2s1 3s1, एंड पे दोनों पे कॉमन क्या है? s1 s1। इन दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है कौन से सबसेल में? s सबसेल में जा रहा है, तो ये एक ही ग्रुप में है। ठीक है, 2s2 3s2, फिर से s2 कॉमन हो गया। यहाँ पर भी देख लो 2p1 3p1 2p2 3p2। तो ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, है ना, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो ग्रुप जो है, ये जो दो ग्रुप है स्टार्टिंग वाले, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे? एस सबसेल में। इस दोनों ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, ये जो 6 ग्रुप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी में, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका क्या होगा? 4s1 4s2। ठीक है, यहाँ पे आएगा पोटेशियम, यहाँ पर आएगा कैल्शियम। अब आप देखोगे 4s2 और 4p के पहले क्या फिल होता है? 3d फिल होता है। ठीक है, अगर आपको अबव प्रिंसिपल याद है तो याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, अगर आपको अबव प्रिंसिपल याद है तो ये याद होगा कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स की जो फिलिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप कि 3d की जो एनर्जी है वो 4s से कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 4s पे जाता है फिर 3d पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4s1 4s2 हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 4s2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक d ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होते जाएंगे। ये हो जाएगा 3d2 4s2। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, इसका हो जाएगा 3d 10 4s2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक d के ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पर 10 एलिमेंट होंगे क्योंकि d1 से d10 तक जा रहा है। इन सारे एलिमेंट को बोलते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे? d ऑर्बिटल पे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 हुआ है, 4p1 4p2 4p3 अप टू 4p6 तक जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि हम लोग जो ब्लॉक बनाए हैं वो एस ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक नहीं बनाया हम लोग, डी ब्लॉक पहले अपन क्या किया? डी ब्लॉक बनाया फिर पी ब्लॉक बनाया। रीजन ये है क्योंकि जो हैवियर एलिमेंट्स है जहाँ पे डी इन्वॉल्व होता है वहां पे पहले डी फिल होता है उसके बाद पी फिल होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4d फिल हुआ है, ये 4s ये 4p, ये कौन सा फिल हो रहा है? 3d, पहले वाले सेल का 3d फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा चलेगा। इसके बाद वाले में क्या होगा? 5s1 5s2, ये 4d तक रहेगा, यहाँ पर आएगा कहाँ पे? 5p6। ठीक है,
फिर यहाँ पर आ जाओ, ये जगह 6s1 6s2, ठीक है। फिर से मैं आपको प्रिंसिपल याद दिलाती हूँ। तो वहां पे फिलिंग कैसे होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 3d 3p के बाद नहीं आता, किसके बाद आता है, 4s के बाद आता है। देन 4p 5s 5s और 5p के बीच में क्या आएगा, 4d आएगा। देन 4d 5p 6s के बाद 6p नहीं आएगा, यहाँ पे 4f और 5d दोनों आएंगे। पहले 5d आता था, मतलब पहले d आता था, अब यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाएगा, f इंक्लूड हो जाएगा। तो जाएगा 6s 4f 5d 6p। मतलब अगर मैं यहाँ पर 6s1 6s2 की हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4f1 से लेकर 4f14 तक फिल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आएंगे, 14 एलिमेंट्स आएंगे। मतलब मुझे कैसा करना पड़ेगा, एस ब्लॉक जिसमें 2 ग्रुप है, फिर 14 ग्रुप्स आएंगे किसके, एफ ब्लॉक के, देन डी ब्लॉक और उसके बाद पी ब्लॉक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितने ग्रुप्स हो जाएंगे, अभी 18 है, उसमें 14 और प्लस कर दो, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे, ये पीरियोडिक टेबल बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ तो कहीं पर एफ में एलिमेंट्स थे ही नहीं, सिर्फ लास्ट के जो 2 यहाँ पर पीरियड्स हैं, सिर्फ 2 यहाँ पर जो रो है वहां पर एफ के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे रखने की जगह इसको उठा के अपन नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास सामने है बुक में, तो आप बुक में देखो, ऐसा यहाँ पर 14 एलिमेंट्स जो है वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 14 एलिमेंट्स तो यहाँ आ गए, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका कॉन्फिगरेशन होगा क्या, 5d1 से लेकर कहाँ पे आएगा 5d10 तक, 6p1 से लेकर 6p6 तक, फिर 7s1 7s2, 7 के बाद यहाँ पर 7s के बाद फिर से क्या फिल होगा, 5f 6d 7, ठीक है। तो फिर से 5f के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्पेस चाहिए, तो मैं ये जैसे 4f यहाँ पे लाए थे वैसे 5f यहाँ ले आओ। उसके बाद 6d1 से यहाँ से फिल करो 6d10 तक, यहाँ पर आ जाएगा 7p1 से लेकर 7p6 तक। तो ऐसा ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसका पीरियोडिक टेबल का, वो किसके अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें अपनी क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है लास्ट सेल का, तो आप ये बता सकते हो वो टेबल में कहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी का AR, यहाँ पे ये है AR4s2, क्या दिया हुआ है AR4s2, तो 4s लिखा हुआ है, मतलब इसका जो वैलेंस सेल है वो कौन सा सेल है, 4th सेल है। तो ये यहाँ पर आप कौन से नंबर पे आओगे, 4th नंबर के पीरियड्स पे आओगे। ये हो गया फर्स्ट पीरियड जहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। ये बात चल रही है किसकी, कैल्शियम की बात चल रही है, यहाँ पर आ जाओगे आप, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता, ये आप कर लो, क्रिप्टॉन कर लो 5s2 3d1, क्रिप्टॉन 5s2 3d1, तो इसका लास्ट सेल कौन सा है, 4d1 होगा। इसका लास्ट सेल कौन सा है, 5th सेल, ठीक है, क्योंकि 5s लिखा है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 दिख रहा है। मतलब 5th पीरियड में जाओगे, d1 मतलब d में जो 10 ग्रुप्स है उसका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर टोटल जो पीरियड्स है, पीरियड्स का मतलब होता है रो, 7 पीरियड्स है, ग्रुप और फैमिली का मतलब होता है कॉलम। टोटल यहाँ पर 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स कैसे हो गए, S P एंड D, ठीक है, क्योंकि F और तुम लोग निकाल के नीचे रख लिए है ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 + 6 + 10, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप्स है। स्टार्टिंग के 2 जो ग्रुप है वो S ब्लॉक में है,
उसके बाद बीच के जो 10 ग्रुप्स है यहाँ से कहाँ से कहाँ तक 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक में है, और लास्ट के जो 6 ग्रुप है वो कौन से है, पी ब्लॉक के ग्रुप्स है। ठीक है, तो पीरियड यहाँ पर टोटल 7 है और यहाँ पर ग्रुप कितने हैं, 18 है। ठीक है, कौन से पीरियड में एलिमेंट कैसे पता चलेगा, वो आप वैलेंस सेल के देख के बता दोगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है किसी का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p4। ठीक है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p4। तो अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है मतलब वो एलिमेंट होगा 6th पीरियड में। ठीक है, ग्रुप कैसे पहचानेंगे, ग्रुप यहाँ पर देखो P4 क्या लिखा हुआ है, P4 लिखा हुआ है, मतलब P ब्लॉक का 4th वाला कॉलम। ठीक है, 4th वाला कॉलम कैसे निकालोगे आप, P ब्लॉक के पहले कितने कॉलम है, 2 S ब्लॉक के और 10 किसके, D ब्लॉक के। तो P ब्लॉक के पहले 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, P में कौन से कॉलम है, 4, तो यहाँ पर इसका ग्रुप नंबर हो गया 16। ठीक है, जैसे अगर ऐसा लिखा होता 5s2 4d 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड हो जाएगा इसका 5th, क्योंकि लास्ट सेल यहाँ पे 5th सेल है, तो ये 5th पीरियड में। ग्रुप नंबर D5, D का 5, D के पहले S के 2 ग्रुप है +5, ये कौन सा ग्रुप होगा, 7th ग्रुप होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इसका कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो। मतलब इसका एक पीरियड टेबल का एक ये भी प्रॉफिट है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप एलिमेंट बता सकते हो, या एलिमेंट का पोर्शन पता है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको ये पीरियडिक टेबल जो है वो मेमोराइज करना पड़ेगा। पीरियड्स एंड ग्रुप्स, अभी तो अपन देख लिए पूरा पीरियडिक टेबल कैसा है, लेकिन एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। पीरियड्स का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है किसका, लास्ट सेल का, तो आपको क्या पता चल जाएगा, पीरियड नंबर पता चल जाएगा। ग्रुप किससे पता चलेगा, ग्रुप आपको पता चलेगा किससे, एक्सपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे अगर लिखा हुआ है लास्ट में S2 मतलब वो सेकंड ग्रुप में, ये तो लास्ट में लिखा हुआ है D4 मतलब वो कौन से ग्रुप में, S का 2 और D का 4, 6 ग्रुप में। ठीक है, ये सेकंड ग्रुप में, ये 6 ग्रुप में। अगर कहीं पे लिखा हुआ है P4 मतलब S का 2, D का 10, P का 4, ये हो जाएगा 16th ग्रुप। ठीक है, तो आप ऐसा ग्रुप नंबर बता सकते हो, पीरियड नंबर बता सकते हो। उसके लिए आपको जो भी ऑर्बिटल है ऐसा, इसका एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल जो पीरियड्स है कितने हैं, 7 है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पीरियड में जाते हैं तो 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिखेगा, हाइड्रोजन और हीलियम। सिर्फ 2 एलिमेंट इसलिए दिखेगा क्योंकि फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है s, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब आप सेकेंड सेल में जाते हो तो यहाँ पे S और P दोनों आ सकते हैं। ठीक है, S में आएगा 2, P में आएगा 6, टोटल यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम 2 नियॉन। थर्ड पीरियड में हो, थर्ड पीरियड में आपका आ सकता है S P D। थर्ड पीरियड में S P D तीनों के ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 18, लेकिन आपको याद होगा कि जो 3D होता है वो 4s के बाद ही फिल होता है।
जब तक आप फोर्थ सेल फिल नहीं करोगे, फोर्थ सेल का 4s फिल नहीं करोगे, तब तक आप 3D फिल नहीं कर सकते हो। इसलिए 3D अभी फिल नहीं होगा, वो बाद में फिल होगा। तो D हटा दो यहाँ से। फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी 8 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सोडियम 2 ऑर्गन, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1 2, ये जगह 3 to 10, ये जगह 11 to 18। फोर्थ पीरियड में आओ, SPD। यहाँ पर भी D फिल नहीं हो पाएगा 4 का, लेकिन 3 का D तो फिल हो सकता है। तो यहाँ पे SPD तीनों फिल होंगे, S और P फोर्थ सेल के, D थर्ड सेल का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर एलिमेंट्स हो जाएंगे 18, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स होंगे 18। कहाँ से कहाँ तक? पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा 19 to 36। फिफ्थ पीरियड में आते हैं, SPD। आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप फिफ्थ पीरियड में हो, SPD, अच्छा तो इसमें F भी आता है, ठीक है। लेकिन वो F अभी फिल नहीं होगा, वो बाद में फिल होगा, ठीक है। तो फिफ्थ पीरियड में अपन आते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका कितने एलिमेंट हो गए? 18 हो गए। 18 हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा Rb2 xenon, हो जाएगा 37 to 54, ठीक है। एटॉमिक नंबर 37 से लेकर 54 तक के एलिमेंट्स कौन से पीरियड में? फिफ्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में जब आप आते हो, सिक्स्थ पीरियड में आप देखो S, P, D और F सब है इसमें। S, P 6 सेल का, D फिफ्थ सेल का और F कौन से सेल का? फोर्थ सेल का, ठीक है। D सेकेंड लास्ट सेल का और F थर्ड लास्ट सेल का। तो उसके पास S, P, D, F सारे हैं, सारे हैं। मतलब यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स होंगे कितने? 32। सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, S के 2, P के 6, D के 10 और F के 14 काउंट करोगे तो 32 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब 6 पीरियड में होते हैं 32 एलिमेंट्स, और ये आपके होते हैं सीजियम 2, ये हो जाएगा आपका रेडॉन, ठीक है। इस जगह 55 to 86, ठीक है। सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होंगे, और ये हो जाएगा फ्रांसियम 2 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 87 to 180। तो यहाँ पर टोटल 7 पीरियड्स है। इतना ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, ये याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। बस अभी हम अपन देख रहे हैं कि अरेंजमेंट हुआ कैसे है, ठीक है, किसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जब मैं ये बता दी हूँ तो आप क्या कर सकते हो, आप पीरियड टेबल में वहाँ पे मैच करके देख सकते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट है, इसमें इतने एलिमेंट है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पीरियड में इतने एलिमेंट ही क्यों है, इसका डिजाइन ऐसा ही क्यों है, पीरियडिक टेबल का डिजाइन ऐसे ही क्यों है। इसको अपन ऐसा भी तो बना सकते थे ना, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में D ऑर्बिटल फिल नहीं होते, इसलिए बीच का जो गैप है ये जो है यहाँ पे D के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, क्योंकि 1s और 2s मतलब फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल में D होता ही नहीं है। थर्ड में D होता है, लेकिन वो फिल नहीं कर पाओगे जब तक आप 4s फिल नहीं करोगे। इसलिए स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड में D नहीं होता है, ये फोर्थ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर 4 में हुआ, फिफ्थ में हुआ, सिक्स और सेवेंथ में F भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसको यहाँ रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो 32 ग्रुप बनेगा, इसलिए F के जो एलिमेंट्स है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता है उसको अपन निकाल के नीचे रख लिए, ठीक है। वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ग्रुप का तो बहुत सिंपल है, 18 यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। इसमें से 2 ग्रुप S ब्लॉक में है, 10 D में है, उसके बाद आपका क्या है P में है 6। F के लिए हम लोग ग्रुप असाइन ही नहीं किए, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स। जो हमने ब्लॉक बनाया SPDF, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्यों क्लासिफिकेशन हुआ, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो आपका फर्स्ट आता है S ब्लॉक एलिमेंट्स।
S block elements are those elements whose last electron enter to the S subcell. ठीक है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो S सबसेल में एंटर करता है, उसको हम बोलते हैं S ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू S ऑर्बिटल. ठीक है, अब आपको पता है कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए S में 2 ग्रुप होगा. एक होगा लिथियम और एक होगा बेरिलियम का ग्रुप. ठीक है, हाइड्रोजन भी होना चाहिए. 1s1 हाइड्रोजन का होता है, 1s2 हीलियम का होता है, लेकिन वो दोनों एस ब्लॉक में नहीं है. ठीक है, रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी इससे भी सिमिलर है, फर्स्ट ग्रुप के भी सिमिलर है, और वो हेलोजन के भी सिमिलर होता है. आप इसके पहले वाले में पढ़े होंगे कि इसीलिए यहाँ पर क्या था, लिमिटेशन था ये किसका, मेंडलीव का, न्यूलैंड का, इन सब का, कि आप हाइड्रोजन को किसी एक ग्रुप में पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एल्कली से भी मैच करती है और हेलोजन से भी मैच करती है, तो उसको अपन निकाल के अलग रख दिया. हीलियम यहाँ पे इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो नोबल गैस है. ठीक है, तो उसको अपन रखेंगे 18th ग्रुप में जहाँ पे बाकी के नोबल गैसेस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक लिथियम फैमिली है और दूसरी क्या है, बेरिलियम फैमिली है. अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखूं तो इसका होगा NS1, इनका होगा NS2. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसको ग्रुप के सारे मेंबर सेटिस्फाई करते हो. तो यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 होगा. जैसे ये सेकंड सेल में है लिथियम, तो इसका होगा 2s1. इसके बाद अगर आप लेते हो सोडियम तो इसका होगा 3s1, पोटेशियम का होगा 4s1 और ऐसे चलते जाएगा. तो अपन इसको जनरली इसको लिख देते हैं NS1, where N is the principal quantum number of last cell. ठीक है, वैसे ही इनका होगा NS2. इसमें ये जो 2 ग्रुप है इसमें से फर्स्ट ग्रुप को अपन बोलते हैं एल्कली एलिमेंट्स, ये तो अपन 10th में पढ़े हैं. सेकेंड जो ग्रुप होगा उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर नोन एज एल्कली एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स. और इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन ये टिपिकल मेटल जैसे नहीं है. टिपिकल मेटल मतलब जो हार्ड हो, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, आप उसको एक टिपिकल मेटल, अच्छा मेटल, आइडियल मेटल बोलोगे. लेकिन एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना वो सॉफ्ट होते हैं. अगर आप सोडियम लो, उसको नाइफ से कट करो तो इजीली कट हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह आयरन सोचो जो डी ब्लॉक में होता है, आयरन को कट कर पाएंगे इजीली नहीं, वो हार्ड होते हैं. लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. ठीक है, और ये क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स है. ये तो पता ही होगा आपको, अगर आप सोडियम को वाटर में ड्रॉप करते हो तो ब्लास्ट हो जाता है ना, बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है. अगर सोडियम का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है तो ब्लास्ट भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए आप सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हो, केरोसिन में रखते हो ताकि वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट न कर ले, है ना. तो इस दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इजीली किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं. तो वो नॉर्मली अगर आप एटमॉस्फेयर में देखो, अर्थ क्रस्ट में देखो, तो वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं. कभी भी इंडिविजुअली वो एलिमेंट्स ऑकर नहीं होते क्योंकि वो क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. अच्छा, इसको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे. एस ब्लॉक का पूरा चैप्टर है 11th में. ठीक है, पार्ट 2 में एक चैप्टर है एस ब्लॉक, हम उसमें इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे. अभी बस एक क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है. p block elements are the elements where last electron enters to the p orbitals or orbitals in p subcell. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ पे जाता है, p सबसेल में जाता है. और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 6 ग्रुप है. थर्टीन, 14, 15, 16, 17 एंड 18.
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड हीलियम। तो यहाँ पर 6 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम की फैमिलीज है। यहाँ पर टोटल कितने ग्रुप्स है? 6 ग्रुप है, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। अगर मैं 13 का लेती हूँ तो इसका होना चाहिए NH2 NP1। अच्छा, NH2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट सेल में है। अगर आप NP लिख रहे हो तो पहले NH फिल हुआ होगा, फिर NP फिल हुआ होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP1, NH2 NP2, लास्ट वाले का होगा NH2 NP6, ठीक है। जैसे अगर मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा सेकंड पीरियड में, फर्स्ट में तो हीलियम है, इसका होगा 2s2 2p1, ठीक है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p1, क्योंकि वो सेकंड पीरियड में है। अगर मैं एल्यूमिनियम का लेती तो होता 3s2 3p1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं लिखूं तो जाएगा NS2 NP1 to 6, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1 to 6, ठीक है। इसमें से ये जो लास्ट वाला ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल होता है, वैलेंस सेल जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल होता है इनका। दे आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स है वो इसीलिए क्या है? नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि उनका सेल कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके पहले जो यहाँ पर ग्रुप है 17 ग्रुप, दीज आर नोन एज हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस बिकॉज दिस ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। ये आपको सी वाटर से मिलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेलोजेंस, ठीक है। हेलो का मतलब होता है सी बॉन्ड, ठीक है। तो वो आपको सी वाटर से मिलते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं जनरली, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। और या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हो। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। देखिए उसके जस्ट बाद वाला जो है ग्रुप है वो एकदम क्या है? एकदम नॉन रिएक्टिव है ना। और इसके जस्ट पहले वाला जो 17 ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। 16th ग्रुप जो होता है these are known as chalcogens, ठीक है। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, है ना। आप देखोगे जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट फाउंड होते हैं, वो आइदर ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे या फिर सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस वाले ग्रुप में ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। तो मेनली जो एलिमेंट्स है वो इन दोनों के ओर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कैल्कोजेंस, ठीक है। ये भी रिएक्टिव है बट लेस रिएक्टिव देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। 15 की रिएक्टिविटी थोड़ी और कम होती है, यहाँ पे 13 14 की रिएक्टिव इन दोनों से क्या है? कम, ठीक है। यहाँ पर देखोगे पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, वहाँ पे बहुत सारा वर्सटाइल नेचर है। वहाँ पे मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। जैसे आप देखोगे एल्यूमिनियम देखोगे मेटल है, इधर जाओगे फ्लोरीन क्या हो गए? नॉन मेटल। की प्रॉपर्टी में देख लो पी ब्लॉक की, जब आप ग्रुप देखोगे, है ना, तो यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न होगा ऐसा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड्स हैं, या फिर अपन सेमी मेटल्स बोल सकते हैं। दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं और ये वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसमें सब टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, अगर ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से यहाँ अगर आप जाते हो तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर आप आते हो तो यहाँ पर क्या होगी? मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ठीक है। इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक, इधर आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इसकी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये सब भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ मैं सारे ब्लॉक्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द डी ऑर्बिटल, ठीक है। और डी में यहाँ पर देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं, मीन्स इट कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या होंगे 10 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। स्कूटी विसिआर मिस्टर फेकोनिकुजन, ठीक है। स्कूटी विसिआर मिस्टर फेकोनिकुजन, इसका ये याद रखने के लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 10 ग्रुप दिखेंगे। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट वाले जो यहाँ पे, ये कहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3D में, उसके बाद वाले में जाएगा 4D में, फिर 5D में और 6D में। अगर लास्ट के जो 4 यहाँ पर पीरियड्स हैं उसमें डी के ऑर्बिटल होते हैं, स्टार्टिंग के 3 पीरियड्स में डी के ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए वहाँ पे डी ग्रुप में कोई सा भी एलिमेंट नहीं होगा ऊपर, वो नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गए किसके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। टोटल यहाँ पर 10 ग्रुप है। और ये जो एलिमेंट है ये सब टिपिकल मेटल्स, टिपिकल मेटल्स का मतलब होता है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड, है ना, दे आर सोनोरस, दे आर डक्टाइल, मिलेबल, जो भी प्रॉपर्टी आप जानते हो मेटल की वो सब इसमें। और ये जो ब्लॉक है ना ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे देखो, आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो ऑर्नामेंट्स वगैरह आप बनाते हो, जो एक्सपेंसिव एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में है, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है जहाँ पे आपको हार्ड एलिमेंट चाहिए तो आप वहाँ पे यूज करते हो आयरन, मैग्नीज और कोबाल्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो एलिमेंट्स यूज होंगे वो वाले एलिमेंट्स भी यहाँ पे है, ठीक है। कॉमनली लैब में जो आप सुनते हो कॉपर, जिंक, 10th में एक्सपेरिमेंट की होगी, मेनली जो एलिमेंट्स लेते हो आप कॉपर, जिंक वगैरह लेते हो, सब यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो हमारे लिए यूजफुल बहुत ज्यादा है, इसके एलिमेंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करना और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। टिपिकल मेटल से बोलने से इसकी सारी प्रॉपर्टी वैसे ही याद हो जाती है। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक और नेम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक ग्रुप। जिंक का जो ग्रुप है उसको छोड़ के बाकी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में उन सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन इसलिए क्योंकि डी ब्लॉक के अगर इधर देखते हो तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इधर देखते हो 13, 14 लेस रिएक्टिव, तो ये डी ब्लॉक क्या कर रहा है, ट्रांजिशन शो कर रहा है। तो ये इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें सारे जो एलिमेंट है वो मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखोगे एफ में टोटल 7 ग्रुप्स, सॉरी 7 यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर 14 ग्रुप होंगे। लेकिन इसको हम लोग मेन ग्रुप में नहीं रखे हैं, इसलिए इसको आप ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते हो, इसको आप पढ़ते हो पीरियड वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सीरीज है, सीरीज का मतलब होता है पीरियड, रो, ठीक है। एक सीरीज जिसमें 4f फील होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करते हैं, और एक सीरीज जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करते हैं, ठीक है। तो 4f में 14 एलिमेंट है फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम, ठीक है। 4f में यहाँ पर 14 एलिमेंट्स है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। 5f में भी 14 एलिमेंट्स है थोरियम टू लॉरेंसियम तक। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है वो सारे के सारे मेटल है। मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसमें से जो एलिमेंट है वो बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स विच डिकेज ऑन देयर ओन, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स को अगर आप पैक करके अच्छे से पैक करके अगर आप रख देते हो तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद उसका अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। वो अपने आप डिके होते जाते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, आपको पता है केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद कंजर्व रहेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एटम या एलिमेंट का कुछ कुछ पोर्शन गायब होते जाए,
तो वो गायब नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपना जो मास होता है एलिमेंट का, उसको जब वो गायब करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पे कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं, कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। तो वो जो मैटर है वो रेडिएशन के फॉर्म में वहां से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है, यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज यहाँ से एमिट होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स है और यहाँ पे गामा रेज, गामा रेज तो अपन देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। तो इसका जो पोर्शन है वो धीरे धीरे डिके होते जाता है इस फॉर्म में। वो अपने अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल ऐसे निकाल निकाल के फेंकते जाते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, 4f सीरीज वो लैंथेनम के बाद आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। 5f सीरीज जो है, थोरियम जो है वो एक्टिनियम के बाद आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, 4f सीरीज जो है वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलेंगे लैंथेनॉइड्स। 5f सीरीज स्टार्ट होता है कहाँ से, एक्टिनियम से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ए ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और नेम है इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एस ब्लॉक है, फिर डी है और फिर पी है। ए ब्लॉक यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से 14 एलिमेंट जो ऐसे आने वाले थे उसको आप निकाल के बाहर रख रहे हैं, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो ब्लॉक के अकॉर्डिंग था, लेकिन अगर मैं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करूँ तो आपको लगेगा कितना सारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ग्रुप के वाइज करो, फिर पीरियड वाइज करो, फिर ये आपका ब्लॉक वाइज हो गया और आप एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ही हो रहा है। लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा ईजी होता है कि हाँ ये एलिमेंट इस ब्लॉक में आ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। जैसे मैं बोल दूँ कोई भी एलिमेंट ले लूँ, मैं बोल दूँ फ्रेंसियम, इसका नेचर कैसा होगा, तो अगर मुझे याद है कि फ्रेंसियम इस साइड पे है तो मैं बता सकती हूँ वो मेटल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको आयोडीन तो मुझे पता है कि वो यहाँ पे है, मतलब वो कैसा होगा, नॉन मेटल होगा। तो क्लासिफिकेशन से आपकी स्टडी इजियर होती है। ठीक है, इसलिए हम इतने सारे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो अगर मैं करूँ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एलिमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये हमने 10th में भी देखा था। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पे आप जो पीरियोडिकल ट्रेंड बनाते हो वो ट्रेंड फॉलो होते हैं। जैसे अपन बोलते थे कि इधर से इधर जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ये ट्रेंड पढ़ते थे, याद करो, तो हम डी ब्लॉक वहां पे नहीं पढ़ते थे, सिर्फ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ते थे, क्योंकि वो जितने भी ट्रेंड है वो सिर्फ आपके एस और पी ब्लॉक में मेनली फॉलो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ग्रुप एलिमेंट्स अगर बोल रहा है मतलब वो बोल रहा है एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जब हम साइज में कंपेयर करते हैं, जब हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज डिक्रीज होता है, तो हम कभी भी नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनका साइज सबसे बड़ा होता है और वो सबसे लास्ट में है। तो अगर इधर से इधर साइज कम हो रहा है तो उनका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन उनका साइज सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए जो हम लोग बोल रहे हैं कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो वहां पे हम नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में all the elements of S block and P block excluding noble gases। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ठीक है। वो जो जिंक वाला ग्रुप है उसको छोड़ के सारे के एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है थर्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कभी देखे थे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है एब्लॉक एलिमेंट्स। फोर्थ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का मतलब होता है 18 ग्रुप, ठीक है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, ठीक है। बस एक छोटी सी यहाँ पर दिक्कत है कि जो जिंक वाला ग्रुप है वो बेचारा किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं है, ना तो उसको मेन ग्रुप वाले लेते हैं, ना उसको ट्रांजिशन एलिमेंट वाले ले रहे हैं, ना वो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वाले ले रहे हैं, और ना ही वो एक नोबल गैस है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी वाला जो ग्रुप है, अच्छा कॉपर निकल ऐड कर सकते हो, तो वो चारों को छोड़ के बाकी सब जो है इन सारे क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, इसलिए इसमें एस डी पी एंड उसके बाद एफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। क्लियर है ये। इसके बाद जो भी फिजिकल ट्रेंड्स होंगे, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।